मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक्स, मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक्स, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे थ्रूपुट, कल भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे थ्रूपुट, और नेक्स्ट क्लास में जाके हम पढ़ेंगे बैक प्लस कॉस्टिंग एंड इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग वगैरह। इसके अंदर बेटा हमें थोड़ी सी बात पहले समझने की जरूरत है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स को। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स हम बजटिंग में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम जरा दोबारा उसको देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स बेटा ये है कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं बॉटलनेक्स। क्या आइडेंटिफाई करने हैं? बॉटलनेक्स। ये कहलाते हैं कंस्ट्रेंट्स, कि आपके पास कौन से बॉटलनेक्स हैं जो आपको फुल पोटेंशियल पे काम करने नहीं देते। लाइक आप डेफिनेटली चाहेंगे कि मैं पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां सेल हों वो मेरी गाड़ियां हों, पूरी दुनिया में जो फाइटर प्लेन्स सेल हों वो आपके हों, लेकिन इसके लिए क्या होगा? आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं का कंस्ट्रेंट्स हो सकता है, आपके पास रॉ मटेरियल का कंस्ट्रेंट हो सकता है, आपके पास लेबर की अवेलेबिलिटी का कंस्ट्रेंट हो सकता है, आपके पास कोटा का कंस्ट्रेंट हो सकता है, एंड सो ऑन। तो हमने ये देखना है कि कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, मैक्सिमाइजिंग देयर यूज, उनको हमने कैसे बेहतर तौर पे यूज करना है, एंड सबऑर्डिनेट अदर फैसिलिटीज टू द डिमांड ऑफ द बॉटलनेक फैसिलिटीज। ठीक है, ये हमने काम करना है, प्लस एलिवेटिंग बॉटलनेक्स एंड रीएवेल्युएटिंग द होल सिस्टम। आइए इस बात को समझाता हूँ और डिटेल में। कंस्ट्रेंट क्या है या बॉटलनेक क्या है? इट इज एन एक्टिविटी और इट इज अ रिसोर्स और इट इज अ पॉलिसी दैट लिमिट्स द एबिलिटी टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। यानी कि आप जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो स्केर्स रिसोर्सेज, तो बेटा हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन रिसोर्सेज क्या हैं? स्केर्स हैं, लिमिटेड है। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? कंस्ट्रेंट्स बन जाते हैं। अब बच्चों इन कंस्ट्रेंट्स को ना हमने मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है इसको? सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज आवर कंस्ट्रेंट और व्हाट इज अ बॉटल नेक। ठीक है बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थ्योरी ये इंट्रोड्यूस कराई थी गोल्ड रैट ने। ठीक है, और उन्होंने ये 5 स्टेप्स दिए थे जिसके तहत हम ना अपने रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। नहीं आ रही, नहीं आ रही। हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। बेहतर हुई है, बेहतर हुई है। अपने रिसोर्सेज को हम मैनेज करेंगे। ठीक है बेटा, तो आए हम एक और इलस्ट्रेशन से आपको इसको बात समझाता हूँ। से ये आपके पास एक सिनेरियो है कि आप इनपुट करते हैं रॉ मटेरियल 900 किलोग्राम्स और मशीन एक्स कैन प्रोसेस 1000 किलोग्राम्स पर आवर। मशीन एक्स जो है वो 1000 किलोग्राम्स पर आवर प्रोसेस कर सकती है, लेकिन आपने रॉ मटेरियल इनपुट किया 900 का, तो ये कितने इनको प्रोसेस करेगी? 900 को। इसके बाद मशीन वाई है दैट कैन प्रोसेस 800 किलोग्राम्स पर आवर। ठीक है, तो आप अगर इसको 900 देंगे भी ना, तो ये प्रोसेस कितने को करेगा? जस्ट 800 को। तो 100 किलोग्राम्स को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए कि आप 900 को बनाना शुरू करें या 800 को? एट 800। ठीक है बेटा, हमें 100 को खामा खां वेट कराने की जरूरत नहीं है। अगर हम वेट करा रहे हैं तो हम अपने रिसोर्सेज का ज़िया कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 100 की कॉस्ट लगा दी और यहाँ आके वो फारिग बैठे हुए हैं, तो हमने 800 का ही प्रोसेस रन करना है rather than of 900। ओके, तो यही बातें सारी बेटा अभी यहाँ आ रही हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने आइडेंटिफाई करना है बॉटल नेक और कंस्ट्रेंट। ओके, जैसे अभी आपने इस वाली मशीन में देखा, हमारा कंस्ट्रेंट क्या है? मशीन वाई, इट कैन प्रोड्यूस ओनली 800 kilograms, इट कैन प्रोड्यूस 900, वी कैन हैव अ रॉ मटेरियल ऑफ 900। तो हमारा जो कंस्ट्रेंट है जो कि हमें 900 नहीं बनाने दे रहा, दैट इज मशीन वाई।
तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट और द बॉटल नेक। सेकेंड स्टेप में क्या करना है बेटा, एक्सप्लॉइट करना है। जो हमारा बॉटल नेक है ना, उसको तो हम पूरा यूज करें, उसको फुल यूटिलाइज करें। देखें, हमारा बॉटल नेक है मशीन वाई, तो हमें 800 किलोग्राम वहां पे प्रोसेस करना चाहिए। ये ना हो कि हम प्रोसेस भी 700 केजी करें। ठीक है, हमने मशीन वाई को फुल यूटिलाइज करना है, इसे कहते हैं एक्सप्लॉइट करना। द हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट मस्ट बी अचीव फ्रॉम द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। दिस आउटपुट मस्ट नेवर बी डिलेड and as such a buffer inventory should be held immediately before the constraint। ठीक है बेटा, हमने जो हमारा बॉटल नेक होगा उसको फुल यूटिलाइज करना है। थर्ड स्टेप है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि जो बाकी आपकी मशीनें हैं, बाकी रिसोर्सेज हैं, उन सबको बॉटल नेक के मुताबिक रखें। किसके मुताबिक रखें बेटा? बॉटल नेक के। अब आपको चाहिए कि 800 केजी ही रॉ मटेरियल को इनपुट करें, 800 केजी ही मशीन एक्स से प्रोसेस करें और 800 ही मशीन वाई के लिए लेकर आए। दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ अदर कंस्ट्रेंट्स। ये क्या कहलाता है बेटा? सबऑर्डिनेट। क्या करते हैं? ऑपरेशंस प्रायर टू द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट should operate at the same speed as it so that work in process does not build up। कि हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिल्डअप ना हो, हमारे पास फजूल में चीजें आगे वेट ना करती रहें। देखो, अगर हम 900 करते रहे और 800 यहाँ से प्रोसेस होता रहा, तो ये 100 के बल्क बनता जाएगा और हमारा रिसोर्सेज ज़ाया होते रहेंगे। अच्छा जी, फिर क्या है बेटा? एलिवेट द सिस्टम बॉटल नेक। अब जो हमारा बॉटल नेक है ना, उसको हम एलिवेट करें, उसको बढ़ाएं। स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंक्रीज रिसोर्सेज और इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी। ये क्या बात है बेटा? ये बात ये है कि हमारा मशीन वाई प्रोसेस करता था 800 किलोग्राम। कितना प्रोसेस करता था? 800। हम इसको जरा बढ़ाएं। कितना बढ़ाएं कि ये 900 तक आ जाए। इसको कहा जाता है एलिवेट करना, बढ़ाना। ओके, जब आपने इसको बढ़ा लिया तो बेटा आप ये भी 900 हो गया, ये भी 900 हो गया और ये भी 900 हो गया, तीनों 900 पे आ गए। ओके, फिर हम क्या करेंगे? हम रिटर्न करेंगे दोबारा स्टेप 1 पे और फिर देखेंगे अब हमारा कौन सा बॉटल नेक है, अब हमारा कौन सा कंस्ट्रेंट है। ठीक है, द रिमूवल ऑफ वन बॉटल नेक विल क्रिएट अनदर एल्सवेयर इन द सिस्टम। जब आप एक बॉटल नेक को खत्म करेंगे तो वो कहीं और बॉटल नेक क्रिएट कर देगा। हो सकता है कि जी आपके पास रॉ मटेरियल ये 900 है, ये भी 900 है और ये 800 था, आपने इसको एलिवेट किया, से हम कहते हैं इसको एलिवेट करके ले गए हैं हम 1000 केजी तक। कहां तक ले गए बेटा? 1000 केजी। ओके, ये भी प्रोड्यूस कर सकता है 1000 केजी, दोनों 1000 वाले हो गए, लेकिन रॉ मटेरियल हमारे पास है 900 का। फिर हमारा अब रॉ मटेरियल जो है ये कंस्ट्रेंट बन जाएगा। अब हमें रॉ मटेरियल और एक्वायर करना पड़ेगा टू रिमूव बॉटल नेक। अब रॉ मटेरियल हमारा बॉटल नेक बन जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। ठीक है, ये एसीसी की बुक में भी डिफाइन किया गया बेटा, और अभी मैं आपको सीमा की बुक से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे भी डिफाइन किया गया है। तो पहली चीज है आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट, सेकंड इज एक्सप्लॉइट, थर्ड इज सबऑर्डिनेट, फोर्थ इज एलिवेट एंड फिफ्थ इज बैक टू स्टेप 1। ओके, तो अभी इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज बताएं। नहीं बेटा, हम तीनों हमारे पास इक्वल हो भी जाएं, अगर हमें फिर भी कोशिश करनी है अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं। अच्छा बेटा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट ये होता है बेटा कि आपने बॉटलनेक आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे इस केस में आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? मशीन वाई। तो आपने मशीन वाई जो आपका बॉटलनेक है ना, इसको फुल यूटिलाइज करना है, इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेनी है इसकी, कि ये कितना प्रोसेस कर सकता था? 800 किलोग्राम। तो फिर आपने 800 किलोग्राम फुल इसको यूटिलाइज करना है। ओके,
लाइक वाइज आप डेवो बस सर्विस चला रहे हैं, आप डेवो बस सर्विस के ऑनर हैं, तो आपके पास कंस्ट्रेंट क्या होगा, आपकी बसेस, ठीक है, कि आपके पास जितनी बसेस हैं उनको फुल यूटिलाइज करें। ओके, आपके नंबर ऑफ ड्राइवर्स जो हैं ये आपके कंस्ट्रेंट बन सकते हैं। ओके, पेट्रोल की अवेलेबिलिटी इन द डेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल या डीजल, वो आपका कंस्ट्रेंट बन सकता है। तो एलिवेट क्या है, एक्सप्लॉइट क्या है, कि आपने जो आपका बाइंडिंग कंस्ट्रेंट आया है इसको पॉसिबली हाईएस्ट यूज करना है। जो भी आपका बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है उसकी हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट लेनी है आपने। इसको बेटा हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, डेली बेसिस पे, ईयरली और मंथली नहीं, हम डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर करते हैं सादिक साहब। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा, हम इसके बाद आप जाके टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे तो उसके अंदर आएगा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, और थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है दैट सेल्स रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इससे पहले हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं। ये थ्रूपुट अकाउंटिंग जो है, ये इसमें क्या होता है, सेल्स रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता था, सेल्स रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता था, सेल्स रेवेन्यू माइनस फुल कॉस्ट। जबकि थ्रूपुट में क्या होगा, जस्ट सेल्स रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और इसके अलावा जितनी भी कॉस्टें होंगी बेटा उनको हम कहेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। क्या कहेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट। ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दैट इज ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट टोटली वेरिएबल कॉस्ट, वो कहलाएगी बेटा कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल जितनी भी कॉस्टें होंगी हम उसे कहेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। फिर आता है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट में हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री की, इक्विपमेंट की, बिल्डिंग्स की एंड सो ऑन। ठीक है, आइए इनको वन बाय वन देखते हैं। इसमें बेटा हमने ये बात करनी होती है कि हम पहले निकालना चाहते हैं थ्रूपुट, और थ्रूपुट कैसे आएगा, सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। दूसरी बात इसमें हमने ये करनी है, हमने अपनी इन्वेंट्री को मिनिमम करना है। इन्वेंट्री को मिनिमम इसलिए करना है बेटा कि इन्वेंट्री को रखने का कोई फायदा नहीं होता, रादर इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है। मसलन कौन सी कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट, ठीक है, ऑब्सोलेंस कॉस्ट, पिलफरेज कॉस्ट, थेफ्ट कॉस्ट, उस जगह का रेंट एंड सो ऑन। तो ये काफ़ी चीज़ें हमें फजूल में मेंटेन करनी पड़ती हैं, और हमें चाहिए कि इन्वेंट्री को कम से कम रखें। ठीक है बेटा। थर्ड है कॉस्ट कंट्रोल। हमने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये मॉडर्न मैकेनिज्म है। ठीक है, ये दिया था इन ऑथर्स ने, टनाका, योशिकावा, एनेस एंड मिचल ने कंटेम्प्रेरी कॉस्ट मैनेजमेंट। ये क्या कहते हैं कि आपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, और अभी हम इस कॉन्सेप्ट को जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वाकई जो हमारी बेसिक कॉस्ट है ना वो मटेरियल की कॉस्ट है। इसमें ये बता भी रहे हैं, थ्रूपुट अकाउंटिंग की डेफिनेशन इज अ वेरिएबल कॉस्ट अकाउंटिंग presentation based on the definition of throughput, और throughput क्या है, sales minus material cost and component cost। ओके, ठीक है बेटा, अच्छा जी। इसमें बेटा एक बात क्या रखनी है कि आपके लिए आइडियल इन्वेंट्री जो है ना वो क्या होनी चाहिए, जीरो। ये आपका एम होगा। ठीक है, और ये एम आया है जस्ट इन टाइम से। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जस्ट इन टाइम परचेजिंग आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, JIT ये क्या कहती है कि आपने एम ये रखना है, अपना एम, गोल, इन्वेंट्री लेवल क्या हो, जीरो। इट्स इट्स मे नॉट बी पॉसिबल, बट आपने जब अपना ये एम रखेंगे ना तो फिर आप अचीव कर सकेंगे। जैसे आप अपना एम रखेंगे जीरो फेलियर इन ICM में,
तो फिर आप फुल होल हार्टेडली अटेम्प्ट करेंगे, फुल एफर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कल पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ मैच खेलने लगा है, तो अगर हमारे प्लेयर्स की फुल एफर्ट होगी कि जी हमने इंग्लैंड को हराना है, तो फिर आपके अंदर एनर्जी मोटिवेशन डिफरेंट होगा, और आपको लगेगा नहीं इंग्लैंड को तो हम इंग्लैंड में हरा ही नहीं सकते, तो फिर आपकी एनर्जी और मोटिवेशन लेवल और होगा। अच्छा, थर्ड इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द रेट एट विच मनी कम्स एट द डोर। देखें, आपका बिजनेस जो है ना, हमने बजटिंग में भी पढ़ा, किस पे चलता है बेटा? बिजनेस चलता है कैश फ्लो पे। और कैश फ्लोज कब आएंगे, कैश इनफ्लोज कब होंगे? जब सेल्स होंगी। तो आपने यहाँ पे फोकस रखना है सेल्स पर, आपने फोकस रखना है सेल्स पर। तो थ्रूपुट की डेफिनेशन ये भी कही जाती है, द रेट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू सेल्स। ठीक है बेटा, थ्रूपुट की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू सेल्स, कि आप जितनी जल्दी रॉ मटेरियल को सेल्स में कन्वर्ट करेंगे ना, आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज करते हैं कि ये एक बिजनेसमैन है अली, और एक बिजनेसमैन है बिलाल। ठीक है, ये एक आइटम सेल कर रहे हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कि आजकल ना आटे का थैला सेल कर रहे हैं, और ये एक आटे के बैग के ऊपर कमा रहे हैं 2 रुपए। ठीक है, और बिलाल कमा रहे हैं 5 रुपए। ओके, तो आपके ख्याल में किसके ज्यादा बैग बिकेंगे? अली के। ठीक है, लेकिन आजकल बच्चों सबके बिक जाएंगे क्योंकि आटा शॉर्ट है। अब जिसके पास जितने बैग होंगे ना, सारे बिकते रहेंगे। ठीक है, चलें आए, खैर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये आटे का थैला नहीं है, ये कोई और चीज़ है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो चीनी का बैग कर लेते हैं इसको यार। अच्छा, अब हम कहते हैं नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड। जैसे हम, काफ़ी बच्चों ने कहा कि जी अली के ज़्यादा बैग बिकेंगे। हम कहते हैं जी अली ने 40 बैग बेच दिए एक दिन में, तो अली ने कितना प्रॉफिट कमाया? 80 का। ठीक है, और जब ये 2 रुपए सिर्फ कमा रहे हैं उस आइटम के ऊपर, तो ज्यादा लोग इनके पास आए, इनके पास लोग आएंगे कम से, इनके पास लोग आ गए 10, तो बेटा इन्होंने कितना कमाया? 50 रुपए। ठीक है, अली ने क्यों ज्यादा कमा लिया? कि अली ने बैग ज्यादा सोल्ड किए। अली ने बैग सोल्ड करने के लिए क्या किया? बैग्स को बाय किया, और फिर उनको सेल कर दिया। तो अली ने ज्यादा बाय किया और ज्यादा सेल किया, यानी कि रेट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू सेल्स, उसने बाइंग को सेल में तेजी से कन्वर्ट किया। एक ही दिन में से उसने 40 बैग बेच दिए, और एक ही दिन में बिलाल ने 10 बैग बेचे, या एक महीना कर लें, जो भी, दोनों का टाइम पीरियड सेम रख लें, एक वीक कर लें। देखो बेटा, दोनों का रेंट सेम होगा, दोनों की सैलरी सेम होगी, दोनों का यूटिलिटी का बिल सेम होगा, लेकिन इसने ज्यादा नंबर ऑफ बैग्स बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है? माल खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है। इवन कई लोग तो ऐसा करते हैं कि वो खरीदते भी नहीं है और माल पहले बेच देते हैं। इसको कहा जाता है ओवर ट्रेडिंग। इसे कहा जाता है बेटा ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आएगा जब हम कैश मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, उधर जाके हम देखेंगे ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, तो आपने क्या करना है? अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो मार्जिन बेशक कम रखें, लेकिन आपका थ्रूपुट, द रेट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू सेल्स, ये ज्यादा हो। ठीक है, जब भी आप देखें जो आइटम ज्यादा सेल होते हैं ना, जैसे आटा, चीनी, घी, चावल, इनके ऊपर मार्जिन कम होता है, लेकिन सिंस ये ज्यादा क्वांटिटी में बिक रहे होते हैं,
तो इस पे आप टोटल में प्रॉफिट ज्यादा कमा लेते हो। ठीक है बेटा, हमने बस जस्ट बाय करना है और सेल करना है, हमने इन्वेंट्रियां मेंटेन नहीं करनी। अब यहाँ बेटा क्वेश्चन है थ्रूपुट अकाउंटिंग वर्सेस कन्वेंशनल कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आए इसको देख लेते हैं हम। ये बेटा डिफरेंस आ रहा है, मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ। कन्वेंशनल कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं इन्वेंट्री हमारा एसेट है। इन्वेंट्री जैसे हमने कल भी देखा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स हमारे एसेट्स थे, हमने एसेट में लिखे थे ना। ये कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन्वेंट्री इज नॉट एन एसेट। क्यों, आगे बड़ी मजे की बात कर रहा है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ अनसिंक्रोनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड इज अ बैरियर टू मेक प्रॉफिट। अगर आप देखें ये वाली एग्जांपल में 100 केजी यहां से हमने परचेज किया, मशीन एक्स से गुजारा और यहां लाके पड़ा हुआ है फजूल में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है हमारा, इट इज अ रिजल्ट ऑफ अनसिंक्रोनाइज मैन्युफैक्चरिंग। हमने मैन्युफैक्चरिंग को सिंक्रोनाइज नहीं किया। मशीन वाई सिर्फ 800 केजी प्रोसेस कर सकती थी, हमने पिछली प्रोडक्शन सारी 900 पे कर दी। तो इससे क्या होगा बेटा, वो हमारा 100 केजी फालतू पड़ा रहा एंड इज अ बैरियर टू मेकिंग प्रॉफिट। हमें वो 100 मटेरियल पे लगाने के बजाय हम उसे चाहते हैं कहीं इन्वेस्ट कर देते, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कहीं रख लेते, हम उसके ऊपर प्रॉफिट कमा लेते। अब हमें क्या हो रहा है कि इसको संभालने के लिए हमें स्टोरेज कॉस्ट भी देनी पड़ रही है, ठीक है, इंश्योरेंस भी करानी पड़ रही है, मटेरियल हैंडलिंग भी करनी पड़ रही है, इस जगह का रेंट भी देना पड़ रहा है एंड सो ऑन। सेकंड, कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम यहाँ पे कॉस्ट देखते थे डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट में हम लेते थे मटेरियल, लेबर और वेरिएबल एफओएच, और इनडायरेक्ट में लेते थे फिक्स्ड एफओएच, मार्केटिंग, एडमिन एंड सो ऑन। सच क्लासिफिकेशंस आर नो लॉन्गर यूजफुल। कहते हैं ये थ्रूपुट अकाउंटिंग में ये कुछ नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट क्या है, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। हम यहाँ पे प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालते थे, सेल प्राइस में से कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये कहते हैं नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी कैसे, इज डिटरमाइंड बाय द रेट एट विच मनी इज अर्नड। आप पैसे जब कमाएंगे तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। आप बेशक 5 लाख बैग ला के रख लो, जब तक आप उनको सोल्ड नहीं करोगे, तो जितने ज्यादा बैग सोल्ड करोगे उतना ज्यादा आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज डिटरमाइंड एट द रेट एट विच मनी इज अर्नड, द रेट ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू सेल्स। प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे प्रॉफिट जो होता था वो कॉस्ट का एक फंक्शन होता था। कॉस्ट आप डिटरमिन करते थे, सेल में से लेस करते तो प्रॉफिट आता है। ये कहते हैं प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ थ्रूपुट एज वेल एज कॉस्ट। थ्रूपुट होगा तो प्रॉफिट आएगा, अगर थ्रूपुट ही नहीं हो रहा, फिनिश गुड्स कन्वर्ट ही सेल में नहीं हो रही, तो हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा बेटा। वेरिएंस का चैप्टर गुजर चुका है बेटा। अच्छा जी बेटा, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम बॉटलनेक रिसोर्स को। ठीक है बेटा, ये कैसे हमें पता लगेगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। दिस इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 311 of the SEMA P1. A company produces 3 products using 3 different machines. The following data is available for the latest period. प्रोडक्ट एल है उनके पास, प्रोडक्ट एम है और प्रोडक्ट एन है। ठीक है, और आपके पास मिक्सिंग मशीन है, कटिंग मशीन है और फिनिशिंग मशीन है। 3 मशीन है आपके पास, और हर एक के कितने आवर्स रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस एल, टू प्रोड्यूस एम एंड टू प्रोड्यूस एन। सेल्स डिमांड भी दे दी गई है। ठीक है बेटा, मैक्सिमम कैपेसिटी जो हमारे पास अवेलेबल है, मिक्सिंग मशीन हमारी चल सकती है 22,000 घंटे, कटिंग मशीन चल सकती है 15,400 घंटे और फिनिशिंग मशीन चल सकती है 7,300 घंटे। ठीक है बेटा,
ये आपके पास सिनेरियो है, ठीक है, ये आपके पास सिनेरियो आ रहा है। आपके ख्याल में कौन सी मशीन हमारा बॉटल नेक है? कैलकुलेशन करनी है, वैसे नहीं बातें करनी। एक कह रहे हैं फिनिशिंग मशीन, ठीक है, देखते हैं भाई अभी बातें करके। अतीब साहब कह रहे हैं फिनिशिंग मशीन। अतीब साहब कल आप क्लास में नहीं थे। जियाउर रहमान, हम प्रोडक्ट को नहीं पूछ रहे, हम मशीन को पूछ रहे हैं। लुक्स नहीं करना भाई, कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो। चलो आओ बेटा कैलकुलेशन करते हैं। रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट द मशीन यूटिलाइजेशन रेट फॉर ईच मशीन और आइडेंटिफाई विच ऑफ द मशीन इज द बॉटलनेक रिसोर्स। ओके, नंबर ऑफ मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू फुलफिल सेल्स डिमांड। हमें सेल्स डिमांड दे दी गई है बेटा, इसकी है 2700 प्रोडक्ट एल की, प्रोडक्ट एम की है 1200 और प्रोडक्ट एन की है 2500। तो 2700, 2500 और 250, 1200 और 2500। अब जब हमने प्रोडक्ट एल को बनाना है, ठीक है बेटा, तो मिक्सिंग मशीन पे कितने आवर्स लगेंगे हमारे? देखो मिक्सिंग मशीन एल को बनाने के लिए कितने आवर्स लगाती थी? 2 आवर्स। तो हमने कितने बनाने हैं? 2700। तो 2700 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 5400 आ गया। कटिंग मशीन प्रोडक्ट एल के ऊपर लगाती थी 3 आवर्स, तो ये 8100 आ गया। और फिनिशिंग मशीन लगाती थी 1 आवर, तो ये 2700 आ गया। तो बेटा प्रोडक्ट एल का कॉलम समझ आ गया? जी सादिक साहब, चलो शाबाश। अब बेटा हम देखते हैं प्रोडक्ट एम को। प्रोडक्ट एम, और एम में अगर हम देखें तो हमने क्या करना है? 1200 यूनिट है हमारे जो हमने सेल करने हैं, और मशीन पे है 5, कटिंग पे 4, और इस पे है 2। 5, 4 एंड 2, तो 1200 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 6000। 1200 इंटू 4, 4800, एंड 1200 इंटू 2, 2400। ओके, लाइक वाइज प्रोडक्ट एन 2500 है, इसके बेटा है 3 आवर्स, 2 आवर्स एंड 2 आवर्स, तो 2500 इंटू 3, 7500, 5000 एंड 5000, 7500, 5000 एंड 5000। ओके, अब हम तीनों को अगर जमा करें तो प्रोडक्ट एल पे हमारे मिक्सिंग के इतने आ रहे हैं, एम के इतने आ रहे हैं, और एन के इतने आ रहे हैं। टोटल आ रहे हैं बेटा 18,900, इसके आ रहे हैं 17,000, और इसके आ रहे हैं 10,100। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आपसे पहली चीज मांगी गई है मशीन यूटिलाइजेशन रेट। मशीन यूटिलाइजेशन रेट, इसके लिए हम करते हैं मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू मीट सेल्स डिमांड डिवाइड बाय मशीन आवर्स अवेलेबल। तो ये हमारे पास आ गए मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू फुलफिल सेल्स डिमांड 18,900, और हमारे पास आवर्स अवेलेबल थे इसके लिए 22,000, इसके लिए 15,400, और इसके लिए 7,300। जब हमने इसके साथ इसको सॉल्व किया बेटा, तो ये हमारे पास परसेंटेजेस आ रही हैं। आप देख लें, आपको ये परसेंटेजेस समझ आ रही हैं? ठीक है बेटा, 18,900 घंटे हमें चाहिए सेल्स डिमांड को मीट करने के लिए, और हमारे पास 22,000 पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि मशीन, मिक्सिंग मशीन में हमारे पास अभी स्पेयर कैपेसिटी है। हम अभी कैपेसिटी को 85.9 तक यूज कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 116.2% यूटिलाइजेशन हो रही है। हमें चाहिए डिमांड पूरी करने के लिए 17,900 घंटे, लेकिन मशीन चल सकती है 15,400 घंटे। ओके, लाइक वाइज फिनिशिंग के लिए हमें चाहिए डिमांड पूरी करने के लिए 10,100 घंटे, और मशीन हमारी चल सकती है 7,300 घंटे। तो बेटा बॉटल नेक क्या होगा?
फिनिशिंग मशीन इज आवर बॉटल नेक। फिनिशिंग मशीन सबसे ज़्यादा कंस्टेंट है इसमें। हमें 10,100 घंटे चाहिए और हमारे पास सिर्फ अवेलेबल है 7,300 घंटे। तो फिनिशिंग मशीन इज अ फर्स्ट बॉटल नेक। और सेकंड बॉटल नेक कौन सा होगा बेटा? कटिंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज फिनिशिंग, सेकंड इज कटिंग, और थर्ड मिक्सिंग में तो हमारा कोई बॉटल नेक है ही नहीं, उसमें बहुत सा टाइम हमारे पास अवेलेबल है। ओके, आए इसको हम देख लेते हैं, नीचे एक्सप्लेन किया गया है। कैपेसिटी ऑन द फिनिशिंग मशीन इज द बॉटलनेक रिसोर्स। द मशीन यूटिलाइजेशन रेट इज हायर देन 100% एंड इज लार्जेस्ट इन द थ्री रेट्स। तो हमें मशीन यूटिलाइजेशन जो है वो 100% ज़्यादा आ रही है। तो हमने बेटा मालूम करना है एक बॉटल नेक। किसको मालूम करना है? वन बॉटल नेक। हमसे क्या मांगा गया था? आइडेंटिफाई विच ऑफ द मशीन इज द बॉटल नेक रिसोर्स। तो बॉटल नेक रिसोर्स हमारा होगा फिनिशिंग मशीन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या होगा बेटा? हमने जो बाकी यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है ना, वो इस तरह देख के करनी है कि 7,300 से ज़्यादा घंटे हम यूज़ ना कर सकें। इसका भी क्वेश्चन अभी हम जाके देखते हैं। प्लस हम करेंगे ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के बाद हम फिनिशिंग मशीन को तो फुल यूज़ करेंगे, यानी कि उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, और मिक्सिंग और कटिंग मशीनों को सबऑर्डिनेट करेंगे अंडर दिस। एंड लेटली हम एलिवेट करेंगे फिनिशिंग मशीन के आर्स को बढ़ाने के लिए। हम कोई नई मशीन खरीदेंगे या ऑटोमेटिक मशीन खरीद लेंगे या अपने स्टाफ को ट्रेन कर देंगे एंड सो ऑन। तो बेटा ये मशीन यूटिलाइजेशन रेट निकालना, और ये क्वेश्चन दोबारा सामने करता हूँ, आपको समझ आ गया? जी ठीक है बेटा, अभी आपका कॉन्सेप्ट हम बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो बेटा थ्रूपुट हमने जब करना है ना, तो थ्रूपुट में भी हम जाके थोड़ी देर में स्टडी करेंगे TPAR। क्या स्टडी करेंगे बेटा? TPAR, दैट इज थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो, ठीक है। और ये निकलती है रिटर्न पर बॉटलनेक एंड कॉस्ट पर बॉटलनेक। ठीक है, रिटर्न पर बॉटलनेक रिसोर्स एंड कॉस्ट पर बॉटलनेक रिसोर्स। अभी इसको जाके हम देख लेते हैं। मैं आपको जस्ट एक उसका इंट्रो दिया। रिटर्न पर टाइम पीरियड। बेटा आप सेल्स रेवेन्यू में से जब मटेरियल कॉस्ट लेस करोगे ना, तो ये आपके पास आता है थ्रूपुट। और इस थ्रूपुट के लिए डेफिनेटली आपको कुछ टाइम लगता है। आपने कुछ चीज़ को बनाना है या सेल करना है, तो उस टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रिटर्न पर टाइम पीरियड। ओके, यूजली टाइम पीरियड ही हमारा बॉटल नेक हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद आएगा रिटर्न। अगर हम निकालना चाहें तो पर मिनट भी निकाल सकते हैं। सेल प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट डिवाइड बाय मिनट ऑन की और बॉटल नेक रिसोर्स। कितने मिनट्स हमारे लग रहे हैं? टाइम की जगह आप क्या आ गया है? मिनट्स लिख दिए हमने। यहाँ टाइम पीरियड था, यहाँ मिनट लिख दिए। ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये आ गई थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो में क्या होगा? सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट पर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हमने समझ लिया कंस्ट्रेंट, और नीचे आ जाएगी कॉस्ट पर टाइम पीरियड, और लेबर और ओवरहेड्स जो भी कॉस्टें हैं ये हमारी आ जाएंगी डिनोमिनेटर में। तो ऊपर आ जाएगा बेटा रिटर्न पर बॉटलनेक रिसोर्स, और नीचे आ जाएगी कॉस्ट। और रिटर्न में क्या आएगा? रिटर्न मीन्स है प्रॉफिट, दैट इज सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये आपका रिटर्न निकलेगा। और कॉस्ट पर बॉटलनेक रिसोर्स क्या आएगी? इसमें लेबर प्लस ओवरहेड्स प्लस अदर कॉस्ट जो है ना, वो भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको ये बात वहाँ पे क्लियर हो जाएगी।
अच्छा बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, हम इसमें आ जाते हैं। ये एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। Here is an example. Note the figures are in pounds per hour. Sales price है 100. This is regarding product A. Material cost is 40. तो सेल प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? थ्रूपुट। ओके, कन्वर्जन कॉस्ट है 50, तो आपको प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10 का। और अगर आपने टीए रेशो निकालनी है, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो निकालनी है, तो थ्रूपुट 60 डिवाइड बाय कन्वर्जन कॉस्ट, इस तरीके से भी निकल आता है। 60 डिवाइड 50 इज 1.2। और प्रोडक्ट बी को देखें अगर, तो उसकी सेल प्राइस है 150, मटेरियल कॉस्ट है 50, थ्रूपुट आ गया 100, कन्वर्जन कॉस्ट है 50, प्रॉफिट आ गया 50। ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट रिटर्न आ गया आपका, थ्रूपुट आ गया 100 और कन्वर्जन कॉस्ट आ गई 50, तो यहाँ पे थ्रूपुट आ रहा है 2। तो बेटा जिसका थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो ज्यादा होता है ना, वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एज मच ऑफ प्रोडक्ट बी एज पॉसिबल। हम प्रोडक्ट बी जितनी बना सकते हैं वो बना लें, वो हमारे लिए फेवरेबल होगी, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग रेशो आ रही है 2। ओके, अभी हम टीपीएआर को और भी फार्मूला से समझते हैं। ये बेटा है 10.2 आपके सामने क्वेश्चन। इसकी जरा कैलकुलेट द रिटर्न पर फैक्ट्री आर एंड द टीए रेशियो फॉर प्रोडक्ट बी। ये जरा कोशिश करें इस फार्मूले के तहत, कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की। 10.2, रिटर्न पर फैक्ट्री आर निकालना है आपने। जी बेटा, पहले हमें निकालना है रिटर्न पर फैक्ट्री आर। तो रिटर्न कैसे निकलता है? सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट। तो सेल्स प्राइस कितनी है बेटा? 120, और मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 35। दैट इज 120 माइनस 35। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा ये? दैट इज 85। ओके, अच्छा जी। बी is sold for rupees 120 per unit and has a direct material cost of 35 per unit. Each unit of product B requires 4 machine hours. ये बेटा जो आप 85 अर्न कर रहे हो ना, ये कितने घंटों में कमा रहे हो? 4 घंटों में। ठीक है, तो पर आवर आप कितना कमा रहे हो? डिवाइड बाय दिस 21.25। आप पर आवर कमा रहे हो 21.25। ठीक है, हमने क्या निकालना है? रिटर्न पर फैक्ट्री आवर। रिटर्न कैसे निकलेगा?
कि आपने एक यूनिट के ऊपर कमाया क्या और उसके ऊपर कितने आवर्स लग रहे हैं। तो ये आ गया 21.25। ठीक है बेटा, अभी समझ आ रहा हूँ सादिक साहब। अच्छा, नेक्स्ट क्या है बेटा, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो निकालनी है हमने। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो निकालने के लिए क्या हमने बताया हुआ है फार्मूला, रिटर्न पर बॉटलनेक रिसोर्स और कॉस्ट पर बॉटलनेक रिसोर्स। तो ये रिटर्न निकाल लिया हमने 21.25। ठीक है, इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, ये आ गया। अब निकालनी है कॉस्ट पर बॉटलनेक रिसोर्स। अच्छा जी, कॉस्ट क्या है बेटा आपकी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आर 13,000 पर वीक। कितनी है, 13,000 पर वीक। और एक वीक में कितने मशीन आवर्स काम होता है, मशीन टाइम इज द bottleneck resource, there being 650 machine hours available per week। तो हमने ऊपर रखी है रिटर्न पर आवर। ठीक है बेटा, इसको हम यहाँ ले जाते हैं। और यहाँ लिखते हैं नीचे कॉस्ट पर आवर। ठीक है, कॉस्ट कैसे निकलेगी, पूरे हफ्ते की कॉस्ट है 13,000। ठीक है, पूरे हफ्ते की कॉस्ट कितनी है बेटा, 13,000। और पूरे हफ्ते में आवर्स कितने काम होता है, 650। ठीक है, तो 13,000 को हम 650 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज दिस डिवाइड बाय दिस। तो ये आंसर आ रहा है 20। कितना आ रहा है बेटा, 20। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऊपर रखेंगे और कॉस्ट नीचे रखेंगे। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे हम, जैसे इसको हम एक सर्कल कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा दिस डिवाइड बाय दिस 1.0625। 1.0625। और इसकी आपको इंटरप्रिटेशन बता दूं मैं कि जब भी थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो, ये जो रेशो है, इज ग्रेटर देन 1 होगी ना, ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे भी देखें 1 से ज्यादा आ रही है, 1.0625 आ रहा है। ओके, तो बात समझ आई बेटा। अब ये आपके सामने फार्मूला आ चुका है पूरा। अगर आपको किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो है हमारी 1.0625 और इसका क्राइटेरिया मैंने बता दिया, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो देन इट इज, if it is greater than 1 then it is a profitable, otherwise no, अदरवाइज आपकी कंपनी जो है वो लॉस में होगी। ठीक है, यहां तक इतनी समझ आई। अब हम आगे और चलते हैं जी। अगर 1 आवर आंसर आएगा तो आपका ब्रेक इवन होगा। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो बेटा ये कैलकुलेट करता है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है कि नहीं। अगर दिस इज ग्रेटर देन 1 इट इज प्रॉफिटेबल, इफ इज इट इक्वल टू 1 इट इज ब्रेक इवन। ठीक है, एंड इफ इट इज लेस देन 1 इट इज इन लॉस। ओके, नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, अभी तो मटेरियल की तो बस सारी डिस्कशन होनी है। आए आगे चलते हैं जी। थ्रूपुट अकाउंटिंग, जरा एग्जांपल को पढ़ें
इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। Corey produces three products X, Y, and Z. The capacity of Corey plant is restricted by process alpha. Process alpha is expected to be operational for 8 hours per day and can produce 1200 units of X per hour. ठीक है बेटा, 1500 units of Y per hour and 600 units of Z per hour. 8 hours per day काम कर सकता है, तो आप इस पे 1200 यूनिट X के बनवा लें, 1500 यूनिट Y के बनवा लें और 600 यूनिट Z के बनवा लें. Selling price and material cost for each product are as follows. Product X, Y, Z, सेलिंग प्राइस आ गई, मटेरियल कॉस्ट आ गई, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया. तो जिन बच्चों को अभी थ्रूपुट के ऊपर डाउट है, तो बेटा वो किस तरह आता है, जस्ट सेल प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, दैट इज थ्रूपुट. ये बताता है 80 रुपए कि जब भी आप एक आइटम सेल कर रहे हैं तो उसने आपको कॉस्ट किया था 70 रुपए का, आपने बेच दिया है 150 रुपए का, तो आपको मुनाफा हो गया एक यूनिट के ऊपर 80 रुपए का. अब बेटा ये 80 रुपए किस लिए अवेलेबल होते हैं, टू मीट कन्वर्जन कॉस्ट, और अगर कन्वर्जन कॉस्ट को मीट कर लेंगे तो बाकी क्या होगा, प्रॉफिट. ओके, और अगर प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर पे करना पड़ेगा टैक्स एंड सो ऑन. तो ये एक्स वाई जी के आपके सामने सिचुएशन आ गई है. कन्वर्जन कॉस्ट उसने दी है 720,000 पर डे, 720,000 पर डे. एक दिन की कॉस्ट आपकी आ रही है 720,000. ठीक है, अच्छा जी बेटा आगे चलते हैं. Calculate the profit per day if daily output achieved is 6,000 units of X, 4,500 units of Y and 1,200 units of Z. हमसे कहा जा रहा है कि प्रॉफिट मालूम करें किसका, कि 1200 यूनिट हम बेच कर सकते थे X के, 1500 कर सकते थे Y के और 600 कर सकते थे Z के. वो कह रहे नहीं, आप ऐसा करें, हमें जरा प्रॉफिट बताएं कि अगर 600 यूनिट हमने बेचे X के, 4,500 यूनिट्स बेचे Y के और 1,200 यूनिट्स बेचे Z के, तो प्रॉफिट पर डे क्या होगा, बता सकता है आप में से कोई. यूनिट्स बेटा हम कह रहे हैं 6,000 X के, 4,500 Y के एंड 1,200 Z के. 6,000 ठीक हो गई ये बात. अब आ जाते हैं थ्रूपुट पे. इसका था थ्रूपुट 80, 80 एंड 20. तो बेटा टोटल थ्रूपुट जो हम कमाएंगे एक दिन में वो ये हो 864,000. एग्रीड. इसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? जी ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ. थैंक यू. दैट इज 200. ओके, 1080 आ गया. इसमें से हम बेटा ये हमारे पास आ गया टोटल थ्रूपुट. इसमें से हम लेस कर देंगे कन्वर्जन कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगी प्रॉफिट की फिगर.
ओके, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। कैलकुलेट द प्रॉफिट पर डे इफ आउटपुट अचीव इज 6,500 एंड जी। तो ये उन्होंने 360,000 निकाल दिया। आप कह रहे हैं डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ द बॉटलनेक प्रोसेस गिवन द आउटपुट इन ए। अब हमने एफिशिएंसी निकालनी है बॉटलनेक प्रोसेस की। ठीक है बेटा, हम क्या कर सकते थे, एक घंटे में बना सकते थे 1200 यूनिट एक्स के, 1500 यूनिट वाई के और 600 यूनिट जेड के। आए क्वेश्चन में देख लेते हैं। 1200 यूनिट एक्स के पर आवर, 1500 यूनिट वाई के एंड 600 यूनिट्स जेड के। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितने मिनट लग रहे हैं, मिनट्स इन अल्फा पर यूनिट। 60 मिनट्स होते हैं बेटा, और हम 1200 यूनिट बना रहे थे। 60 मिनट्स में 1500 यूनिट बना रहे थे, 60 मिनट में 600 यूनिट बना रहे थे। तो एक यूनिट को बनाने में हम लगा रहे थे 0.05 मिनट, 0.04 मिनट एंड 0.1 मिनट। ओके, तो हमने अभी जो क्वेश्चन ऊपर हमने किया है, हमें क्या कहा गया था कि हमने कितने बनाने हैं, एक्स के 6000, वाई के कितने बनाने हैं 4500 और जेड के बनाने हैं 1200। हर एक यूनिट को बनाने पे इतना टाइम लग रहा था। इसका मतलब है कि 300 मिनट इस पे लग गए, 180 मिनट इस पे लग गए और 120 मिनट इस पे लग गए। टोटल हमारे 600 मिनट लग गए बेटा इन यूनिट्स को बनाने में। एग्रीड? इन यूनिट्स को बनाने पे हमें चाहिए थे 600 मिनट। जी बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। जी बेटा, अभी बात करते हैं जमील मुमताज साहब कि वो ये काम कैसे कर रहे हैं। वो ऐसे ही करेंगे कि जैसे आप एक सेमेस्टर में ना 4 पेपर उठा लो और 5 पेपर उठा लो। जी बेटा, अच्छा, पहले ए रिक्वायरमेंट सबको समझ आ गई है। ए के मुताबिक वो कह रहा है कि जरा एफिशिएंसी मालूम करें। एफिशिएंसी मालूम कैसे होगी कि हमें पता है कि एक घंटे में बनते हैं 1200 यूनिट एक्स के, एक घंटे में बनते हैं 1500 यूनिट वाई के और एक घंटे में बनते हैं 600 यूनिट जेड के। तो एक यूनिट को बनाने पे कितना मिनट लग रहे हैं हमारे, दैट इज 0.05 मिनट्स, 0.04 मिनट्स एंड 0.1 मिनट। हम एक घंटे हमने कितने बना के भेजे हैं एक दिन में, 6000 इसके बना के भेजे, 4500 इसके बना के भेजे और 1200 इसके बना के भेजे। 6000 इंटू 0.05, 300 मिनट्स, 180 मिनट्स एंड 120 मिनट्स। हमें 600 मिनट का काम करना चाहिए था। तो बेटा एक दिन में होते कितने मिनट हैं, 8 घंटे के जो टाइम है उसमें कितने मिनट्स आ जाएंगे। हमें देखें क्वेश्चन में बताया गया था कितने आवर हैं हमारे पास, 8 आवर्स पर डे। तो 8 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 480, 400 एंड, ठीक है बेटा, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 8 घंटे में होंगे 480 मिनट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, अब हमने 480 मिनट में, ठीक है, कितने घंटे का काम कर लिया है, 480 मिनट में हमने 600 मिनट का काम कर लिया। और 600 मिनट के अगर हम आवर्स बनाएं तो 10 आवर्स बनते हैं। तो हमने आवर्स अवेलेबल थे 8 और आवर्स प्रोड्यूस कर लिए 10। तो एफिशिएंसी आएगी बेटा 125%। ठीक है, ये कैसे, आवर्स अवेलेबल हैं 8, ठीक है, और आवर्स वर्क जो हमने काम किया है वो दैट इज 10। ठीक है, हम करेंगे 10 डिवाइड बाय 8, ये हमारे पास आ गया 1.25। अगर हमने परसेंटेज में दिखाना है तो दैट इज 125%। आप देखोगे आपने जो काम 8 घंटों में कर दिया है
वो करना चाहिए था कितने घंटों में? 10 घंटों में. दैट्स व्हाई इट इज योर एफिशिएंसी एंड यू हैव प्रोड्यूस्ड at a 125% rate. ओके बेटा, ये पॉइंट समझ आया? अगर ये कंफ्यूजन कर रहा है किसी को तो प्लीज बताएं. जी बेटा. कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बताएं. हमने यहाँ पे निकाले 600 मिनट्स. अब अगर आप 600 मिनट्स को भी 480 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर यही आएगा. आवर्स में करके करना है तो आवर्स में कर लो, मिनट्स में करना है तो मिनट्स में कर लो. ओके बेटा, यहाँ तक बात हो गई. अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है? थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो. थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो, सी रिक्वायरमेंट. सी में कह रहा है कैलकुलेट द टीए रेशो फॉर ईच प्रोडक्ट. अब हर प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग कह रहा है. जैन बेटा ये दिया हुआ है. अब हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द टीए रेशो फॉर ईच प्रोडक्ट. अब हम देखते हैं ईच प्रोडक्ट के साथ क्या होगा. बेटा देखो, कन्वर्जन कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर. कन्वर्जन कॉस्ट थी पर डे 720,000 और हम 8 घंटे काम करते थे तो पर आवर कॉस्ट आ गई 90,000. ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है? रिटर्न पर फैक्ट्री आवर डिवाइड बाय कन्वर्जन कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर. ये जो हमने फार्मूला लिखा था, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर या बॉटलनेक रिसोर्स और कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर या कॉस्ट पर बॉटलनेक रिसोर्स. ओके, आए हम देख लेते हैं. हम इस प्लॉट के ऊपर कमा रहे थे 80. कितना कमा रहे थे बेटा? 80. और 1 घंटे में हम कितने बना लेते थे? ये 1200. कितने बना लेते थे? 1200. तो 1200 को आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 96,000. ये 1 घंटे में बनते हैं 1500. इसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120,000. ये 1 घंटे में बनते हैं 600. हम हर एक यूनिट पे कमाते थे 200. दैट इज 120,000. ओके, कॉस्ट पर फैक्ट्री हम निकाल चुके हैं 90,000. तो 96 डिवाइड बाई 90, 120 डिवाइड बाई 90 एंड 120 डिवाइड बाई 90. तीनों प्रोडक्ट्स की हमने सेपरेट निकाल ली. टीए रेशो 1.07, 1.33 एंड 1.33. तो किस प्रोडक्ट को बनाना बेटा प्रॉफिटेबल है? दैट इज वाई एंड जेड, क्योंकि इसकी टीए रेशो ज्यादा है, इस पे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. ठीक है, और एक्स को बनाना हमारे लिए लेस प्रॉफिटेबल है. वो भी प्रॉफिटेबल क्योंकि आंसर क्या आ रहा है? 1.07. ओके जी बेटा, यहां तक बात समझ आ गई? तो अभी हम यहाँ लेते हैं नमाज की ब्रेक और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी और प्रैक्टिस करते हैं. पास पेपर के क्वेश्चन भी देखते हैं और जो इस चैप्टर में और कॉन्सेप्ट है उनको भी अंडरस्टैंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बेटा आओ, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो TPAR निकल आई है उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास ये सिचुएशन है. क्या सिचुएशन थी बेटा हमारे पास कि हमारे पास सेल प्राइस थी 120. ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ. ये सेल प्राइस है 120. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी 85. क्या थी? 35. ठीक है, थ्रूपुट हमारे पास कितना आ रहा था? दैट इज 85. ठीक है, अब आपके पास आंसर आ रहा था 1.0625. मैं चाहता हूं कि इसको इंप्रूव करूं. क्या करूं? इंप्रूव. और इंप्रूव हो कैसे होगा बेटा? ये जब 1.2 हो जाए या 1.3 हो जाए
या 1.4 हो जाए, तो ये इम्प्रूव होना कहलाता है। ठीक है, तो आपके ख्याल में ये कैसे इम्प्रूव होगा? आप कोई ऐसा गेस करें। चलो बेटा, कुछ लोगों ने गेस किया है मटेरियल कॉस्ट कम लगे तब, शाबाश, वेरी गुड। मटेरियल कॉस्ट कम है ही जाए, ठीक है। इंक्रीज सेल्स और डिक्रीज कॉस्ट, शाबाश बेटा। रिडक्शन इन मटेरियल कॉस्ट एंड इंक्रीज इन सेल्स, मटेरियल प्राइस कम करके एफिशिएंसी इन वर्क हो जाए, वेरी गुड। नायला इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें, एफिशिएंसी इन वर्क को। शाबाश बेटा, सब ने तकरीबन इन पॉइंट्स को एड्रेस कर दिया है। तो बेटा इस काम को करने के लिए ना, इंप्रूव करने के 4 तरीके हैं। फर्स्ट वन, इंक्रीज करें हम सेल प्राइस। ये ज्यादातर बच्चों ने कहा, ठीक है। जी बेटा अली हैदर, उसी तरह ही होगा ना, या तो सेल प्राइस बढ़ेगी या कॉस्ट कम करेंगे। सेकंड है बेटा, मटेरियल कॉस्ट को हम कम कर दें। ठीक है। थर्ड है, अभी इसको बनाने पे कितना टाइम लगता था बेटा? 4 आवर्स। रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम, हम अपनी लेबर को ट्रेन करें, कुछ थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग दें और अपना प्रोडक्शन टाइम कम कर लें। एंड फोर्थ इज रिड्यूस कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, तो आए हम इन सबको ना वन बाय वन करके देखते हैं। कि इससे ये इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अभी आपके पास जो है वो 1.0625 है। अब हमने इसको इंप्रूव करना है। हम क्या करते हैं बेटा, सेल प्राइस को ना इंक्रीज करते हैं। से हम सेल प्राइस ले आए 140, थ्रूपुट कितना आ जाएगा? 105। तो ये सारा कुछ भी हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 105। ठीक है बेटा, ये कितना हो गया? 26.25। ठीक है, और ये कितना आ गया देखो आपके पास? 1.3125, जो 1.06 से बढ़कर 1.3125 हो गया। ओके, दैट इज इम्प्रूव द TPAR। तो आपको पहला तरीका समझ आ गया। इस पे कोई कंफ्यूजन बेटा? जी बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन इसके ऊपर? क्लियर? अब दूसरा करके देखते हैं, रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट। हम मटेरियल कॉस्ट को कम कर लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल अपने इस केस को ले आते हैं दोबारा ओरिजिनल पे, दैट इज 120। अब मटेरियल कॉस्ट से पहले 35 हम कर देते हैं 30, कितना हो गया? 90। रिटर्न परफेक्ट यार कितना हो गया? 22.5। ये 20 था, अब देखो 1.125 हो गया। अगेन इट इज बेटर देन अर्लियर। तो ये हमारे पास हो गया रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट। ओके, जी शाबाश। दिस इज द सेकंड वन। अब थर्ड करते हैं, रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम। बेटा एक यूनिट को बनाने के कितने आवर्स लगा रहा था ये? 4 आवर्स। हम कहते हैं नहीं, अब हम इसको करते हैं 3 आवर्स। ठीक है, तो 85/3 हो गया 28.333, डिवाइड बाई 20, तो देखो ये आ गया 1.4125।
67, that is improved by this. ओके, एंड फोर्थ इज क्या है कि कन्वर्जन कॉस्ट को कम कर दें. कन्वर्जन कॉस्ट हमें कितनी थी बेटा? 13,000. हम क्या नहीं इसको कम करो, हमने कर दी 12,000. कितनी कर दी? 12,000. तो देखो ये भी इंप्रूव हो गया बाय 1.06 से बढ़ के आ गया 1.15. तो इस तरह बेटा आपको TPAR को इंप्रूव करना आ गया. यही सारी बातें लिखी हुई हैं. इंक्रीज द सेल प्राइस, reduce the material cost, reduce expenditure on operating cost, factory cost, और improve efficiency. तो ये 4 बातें करके आप अपनी TPAR को improve कर सकते हैं. ओके, आगे चलते हैं बेटा. Maximize throughput and multiple products. WR company manufactures 3 products, A, B, and C. Product details are as follows. Product A, B, C, sale price, material cost, direct labor cost, weekly sales demand, machine hours per unit. Machine time is a bottleneck resource and maximum capacity is 4,000 machine hours per week. Operating cost including direct labor cost are 10,880 per week. Direct labor workers are not paid overtime and work a standard 38 hour week. 38 hours काम करते हैं वो पूरे वीक में. ठीक है, जैसे मंडे टू थर्सडे वो काम करते होंगे 8 घंटे, तो कितने हो गए बेटा? 32. और फ्राइडे को वो काम करते होंगे 6 आवर्स, तो 38 आवर्स अ वीक बन रहे. आपसे कहा जा रहा है डिटरमिन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान फॉर WR कंपनी एंड कैलकुलेट द वीकली प्रॉफिट दैट वुड अराइज फ्रॉम द प्लान. तो बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है. पहले भी आप कई चीज़ें डिसीजन मेकिंग की पढ़ चुके हो, आज थोड़ा सा हमने थ्रूपुट को भी पढ़ा है. ज़रा थोड़े से उसके ऊपर 5 मिनट लगाएं, ज़रा कोशिश करें, अपनी थिंकिंग एबिलिटी चेक करें. आपको कुछ समझ आ रही है या बिल्कुल ब्लैंक बैठे हुए हैं? शाबाश अती, फिर करो ना आप. शाबाश, वेरी गुड अली. शाबाश, सारे लोग अपने आप को अप्लाई करें, अपनी स्किल्स को अप्लाई करें. समझ लें आपको 5 लाख की जॉब मिल रही है अगर ये क्वेश्चन कर लिया. मशीन आर तो बताया हुआ है कि उन्होंने बॉटल नेक है. क्या लॉस कर दिए भाई? जी बेटा, जरा प्रोडक्ट ए का मुझे थ्रूपुट बताएं क्या होगा? थ्रूपुट पर यूनिट प्रोडक्ट ए का क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड. प्रोडक्ट बी का बताएं. कि 2.33 कैसे आया हमारा? थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो नहीं पूछ रहा मैं, थ्रूपुट पर यूनिट पूछ रहा हूं. एंड लाइक वाइज प्रोडक्ट सी का बताएं. शाबाश बेटा, आपको अब थ्रूपुट पर यूनिट तो निकालना आ गया. कितना आसान काम है ना. ये बचगाना बातें हैं कि नहीं? अब आप लोग बड़े हो चुके हो ना. ठीक है बेटा. अच्छा, आपको मुझे ये बताएगा, एक अली अब्दुल रशीद ने तो हमें बता दिया है, आपके पास ये सेल्स डिमांड है,
अगर हमें ये सारी सेल्स डिमांड पूरी करनी हो तो हमें कितने मशीन आवर चाहिए होंगे? शाबाश, वेरी गुड अतीब। और बताएं बेटा। सादिक साहब शाबाश। और बताएं बेटा। महात गुल शाबाश, वेरी गुड। बेटा टोटल पूछ रहा हूँ, अलहदा अलहदा नहीं पूछ रहा। तीनों प्रोडक्ट्स के लिए अगर आपने फुल डिमांड सेल्स की मीट करनी है तो कितने आवर चाहिए होंगे? ए बी सी नहीं पूछ रहा मैं, टोटल पूछ रहा हूँ। शाबाश अली अदर। जी बेटा। वेरी गुड यासिर साहब। शाबाश, वेरी गुड जियाउर रहमान, यासिर। अच्छा भाई, हमारे पार्टिसिपेंट्स तो काफ़ी सारे हैं, अभी बाकी लोग क्यों नहीं बात कर रहे? अनम हफीज़ आपका जवाब नहीं आ रहा। अरीज जुल्फ़कार आपका जवाब नहीं आ रहा। फहद जवाद आपका जवाब नहीं आ रहा। 13,000 कहाँ से आ गए भाई? एनीवे आगे चलते हैं। मशीन टाइम इज अ बॉटलनेक रिसोर्स एंड मैक्सिमम कैपेसिटी इज 4,000 मशीन आवर्स। बेटा 4,000 इंटू 0.5 2,000, 4,000 इंटू 0.2 800, एंड 5,000 इंटू 0.3 1,500, 1,500 प्लस 800 2,300, एंड 2,000 इधर से आ गए थे तो 4,300 हमारे मशीन आवर्स हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 4,000। तो हमने क्या करना है? एक्सप्लॉइट इस मशीन को फुल यूटिलाइज करना है। 4,000 घंटे काम करवाना है इससे। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इतनी है, डायरेक्ट लेबर वर्कर्स आर पेड इतना है, एंड सो ऑन। अच्छा जी, डिटरमिन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। अब आपने ये बताना है बेटा हम किस प्रोडक्ट को बनाएं। अब हमने बनाने के लिए तो हमारे पास है 4,300 आवर्स हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास आवर्स अवेलेबल हैं 4,000। तो हमें पहले करनी पड़ेगी इन प्रोडक्ट्स की रैंकिंग। आए रैंकिंग करते हैं। पहले आपने थ्रूपुट पर यूनिट निकाल लिया, फिर बेटा हमने निकालना है थ्रूपुट पर मशीन आवर। इसे कहा जाता है कैलकुलेट थ्रूपुट पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और वो है मशीन आवर। ठीक है। एक यूनिट को बनाने के लिए चाहिए हमें 0.5 आवर्स, इसको बनाने के लिए चाहिए 0.2 आवर्स, इसको बनाने के लिए चाहिए 0.3 आवर्स। ठीक है। ये कहाँ पे दिया गया था बेटा? ये दिया गया 0.5 आवर्स, 0.2 आवर्स एंड 0.3 आवर्स। तो हमें थ्रूपुट पर यूनिट सबसे ज़्यादा आ रहा है ए में, फिर आ रहा है सी में, और फिर बी में। लेकिन हमने थ्रूपुट पर यूनिट नहीं देखना होता, हमने थ्रूपुट देखना होता है पर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो बेटा ये आ जाएगा 0.5 के साथ। ठीक है। 1.6 था ना ए का, 1.6 डिवाइड बाई 0.5 3.2। इसका था कितना आपके पास? 1। 1 डिवाइड बाई 0.2 5, और इसका आपके पास था 1.2, 1.2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। तो आप सबसे ज्यादा पर लिमिटिंग फैक्टर कौन सबसे ज्यादा आ रहा है बेटा? बी का। तो बी इज आवर फर्स्ट चॉइस। सबसे पहले हम बी को बनाएंगे, इसको रैंकिंग दे दी हमने फर्स्ट। इसके बाद बनाएंगे हम सी को, इसको रैंकिंग दे दी सेकंड। और उसके बाद अगर कोई आर्स बच जाएंगे तो हम बनाएंगे ए को। ठीक है बेटा। यहां तक कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो पूछें आप लोग प्लीज। जी मेरे बेटा, जो मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको दोबारा जगा लूँ। फहद जावेद साहब, आप कभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हैं फराज, जमील मुमताज़ आज इतना एक्टिव नहीं है। काशान सैफुल्ला भी, आपका भी कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। अब्दुल्ला हयात साहब का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। मनाहिल नवीद का कोई आज रिस्पॉन्स नहीं है। बिलाल सिद्दीकी साहब भी आज खामोश हैं। सादिक साहब भी आज इतने एक्टिव नहीं हैं। जैन साहब भी इतने एक्टिव नहीं हैं।
कमरुद्दीन शेख साहब, भाई आप तो आज मुझे लगता है पहली दफ़ा आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, और तनवीर साकिब साहब भी आज खामोश हैं, और उमैर खान साहब, यासिर साहब, ज़िया रहमान साहब एक्टिव हैं। लेट्स सी क्या क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, जमील मुमताज़ साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया, एक्सप्लेन कर दे लिमिटिंग फैक्टर, शाबाश। अच्छा जी, और टीपी चॉइस, ये भी एक्सप्लेन करते हैं। सर मेरा नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने मालूम किया पहले थ्रूपुट पर यूनिट। हमने थ्रूपुट पर यूनिट पे बेटा डिसीजन नहीं करना, हमने कब किस पे डिसीजन करना है, हमने मशीन आर के बेसिस पे, क्योंकि मशीन आर हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। तो थ्रूपुट पर यूनिट जो आया उसको डिवाइड कर दिया मशीन आवर्स पर यूनिट पे। ये लेता था 0.5 आवर्स, ये 0.2 आवर्स एंड ये 0.3 आवर्स। जब हमने 1.6 को डिवाइड किया 0.5 से, आंसर आ गया 3.2, लाइक वाइज 5 एंड 4। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ओके, तो बेटा जिसमें सबसे ज्यादा पर आर आपको आ रहा है ना, पहले आप उसको बनाओगे, फिर सेकंड नंबर वाले को और थर्ड वाले को। आए हम देखते हैं हम कैसे बना रहे हैं। ये देखें बेटा, ये स्टेप 5 में हम आए। हमने कहा बी को तो हमने सारा बना देना। बी की यूनिट्स की डिमांड थी 4000, बॉटम लाइन रिसोर्स है 0.2 आवर्स। 4000 इंटू 0.2 किया तो 800 आवर्स तो हमारे इस पे लग जाएंगे, और हम पर आवर कितना कमा रहे हैं 5, तो 800 इंटू 5, 4000 हम टोटल थ्रूपुट कमा सकेंगे। दिस इज फ्रॉम लाइन बी। तो लाइन बी सबको क्लियर है, या इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं क्वेश्चन देख लूं अब क्या क्या आ रहे हैं। नहीं बेटा, जैन साहब ऐसी बात नहीं है। जैन साहब आप ये देखें कि हम यहाँ पे कमा रहे हैं 5 पर आवर, यहाँ कमा रहे हैं 3.2 पर आवर, तो यहाँ कमा रहे हैं 4 पर आवर। दिस इज थ्रूपुट। थ्रूपुट हमारा कमाई है, हमारा प्रॉफिट है। तो ये 5 निकालना आपको आ गया था, या इस पे भी कोई डाउट है अभी? जैन साहब, शाबाश। ये साथी साहब सारी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। होल्ड ऑन। तो बी आपने कर लिया, इसके बाद हमने किसको बनाना था बेटा? सी को। तो सी को बनाएंगे। सी को कितने बनाएंगे? जितना मैक्सिमम बना सकते हैं। उसकी डिमांड है 5000, हर एक पे यूनिट पे लगते हैं 0.3 आवर्स। तो 5000 इंटू 0.3, 1500, और हर एक आर पे हम कमा रहे थे 4। ठीक है, ये देखो बेटा अभी यहाँ आ रहा है 4, तो 1500 4, 6000 हम यहाँ से कमा लेंगे। अब हमारे आर्स लग चुके हैं कितने? 2300। टोटल आर्स हमारे पास 4000। इसका मतलब है ए के लिए हमारे पास रह गए 1700 आर्स। ओके, 1700 आवर्स रह गए। हम सारे इस पे लगा देंगे, 1700 इंटू 3.2 करें तो 5440 आ गया। तो टोटल थ्रूपुट बन जाएगा इन तीनों को जमा करके 15440। और अगर हम ये मालूम करना चाहें कि ए के यूनिट कितने बन रहे हैं बेटा, तो एक यूनिट पे लगता है 0.5 आवर्स। 1700 को अगर हम 0.5 से डिवाइड कर देंगे, 3400 यूनिट्स हम बना सकेंगे ए के। 3400 यूनिट्स बना सकेंगे हम ए के। तो इस तरह हमारे पास टोटल थ्रूपुट आ गया 15440। इसमें से हम लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ गया है 4560 प्रॉफिट पर वीक। तो बेटा आप किसी और तरीके से अगर प्रोडक्शन करते तो इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ सकता। ओके, जी बेटा। आगे चलें। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। ये आसान टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है।
बस दिमाग की बत्ती जला के रखनी है। लास्ट वाला रिवाइज, कौन सा लास्ट वाला भाई? अच्छा जी, इन तीनों को जमा किया बेटा, ये टोटल थ्रूपुट बन गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें बताए गए थे 10,880 के, कहाँ पे बताए गए हैं आए देख लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 10,880, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट में सारी कॉस्टें आ जाएंगी सवाए मटेरियल के, यानी कि इसके अंदर लेबर भी आ गई एंड सो ऑन, सारी आ गई। तो हमने थ्रूपुट में से ये लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट पर वीक। ओके, स्टेप 5 में हमने ये किया है कि बेटा हमारे पास 2300 आर्स और बी और सी पे लग गए, हमारे पास टोटल थे 4000, तो 4000 और 2300 का डिफरेंस निकालेंगे हम, दैट इज 1700। अब हमारे पास 1700 आवर्स अवेलेबल हैं, एक यूनिट को बनाने पे लगते हैं 0.5 आवर्स, तो 1700 डिवाइड बाई 0.5 करेंगे, हम 3400 यूनिट्स बना सकेंगे ए के। अगर हम देखें क्वेश्चन में तो ए की जो डिमांड है ना बेटा वो 4000 यूनिट्स है, लेकिन हम ए की पूरी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, और ए के हम बनाएंगे 3400। ओके, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और गैरिसन नोरिन की बुक में आते हैं। ठीक है, जी बेटा, इसमें है हम पेज नंबर 487 पे, पेज नंबर 487। हम यहाँ पे बेटा कुछ चीज़ें भी सीखेंगे और उससे आपको पता लगेगा कि हमारे पास दो किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, वन इज़ वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ एंड अदर आर नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़। ओके, जैसे ही आपके सामने एग्जांपल एक पेज आ रही है, डायग्राम आ रही है, अगर आप इस पर गौर करें तो हमारे पास यहाँ से कस्टमर का ऑर्डर रिसीव हुआ और यहाँ पे हम कस्टमर को गुड्स सेंड कर रहे हैं, गुड्स को शिप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है कस्टमर का ऑर्डर आने से लेके गुड्स उसको जाने का। तो बेटा जब कस्टमर ऑर्डर मिलता है और गुड्स जाती हैं, इस सारे टाइम को कहते हैं डिलीवरी साइकिल टाइम, डिलीवरी साइकिल टाइम। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं बेटा, ये हमें ऑर्डर मिला और हमने कुछ टाइम इंतज़ार किया, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट की, तो ये कहलाएगा वेट टाइम, वेट। ठीक है, जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूँ तो आप फौरन होमवर्क करना शुरू हो जाते हैं क्या? नहीं कहते हैं, आप कहते हैं नहीं जी अभी तो सर ने होमवर्क दिया है, कल तक करेंगे, अगले हफ्ते तक करेंगे, आराम से बैठ जाते हैं, उसको देखते तक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया वेट टाइम। फिर आप होमवर्क स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर बेटा एक होता है टाइम, इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन स्टार्ट से लेके गुड शिप तक, इसे कहते हैं थ्रूपुट या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है और यहाँ प्रोडक्शन कंप्लीट होगी, इसे हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम या थ्रूपुट टाइम। देयर इज अ टू टाइम्स, डिलीवरी साइकिल टाइम एंड थ्रूपुट टाइम, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है बेटा? वेट टाइम का, दोनों के दरमियान डिफरेंस है वेट टाइम। ओके, अच्छा जी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग होने के बाद हम ये चेक करते हैं कि ये चीज़ सही बनी है कि नहीं बनी, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी हमें? इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन करने में भी टाइम लगेगा। फिर बेटा हमारा जो ये प्रोडक्शन का एरिया होता है ना, जरूरी नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट में बन जाए, कभी एक डिपार्टमेंट, कभी दूसरे डिपार्टमेंट, कभी तीसरे डिपार्टमेंट, तो वो जो रॉ मटेरियल है ना वो मूव हो रहा है, और मूव होकर जब दूसरे डिपार्टमेंट में गया या पहले डिपार्टमेंट में आया, जैसे हमने यहाँ पे भी बात की थी, ये
कि ये क्या कर रहा है, मटेरियल बैठ गया है और इंतजार कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा टाइम आ गया, क्यू टाइम। क्यू कतार में लगा हुआ है, अभी लाइन में लगा हुआ है कि मेरी बारी आएगी तो मुझे प्रोसेस किया जाएगा, ये इंस्पेक्ट किया जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो आपके पास प्रोसेस टाइम है, इंस्पेक्शन टाइम है, मूव टाइम है, क्यू टाइम है। तो यहां से लेके बेटा यहां तक समझ आ गया। अब हम देखेंगे इस सारे प्रोसेस में से कौन सा वैल्यू एडेड टाइम है और कौन सा नॉन वैल्यू एडेड टाइम है। ओनली प्रोसेस टाइम इज वैल्यू एडेड, क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से आपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया है इनटू फिनिश गुड्स। ओनली रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड थ्रू प्रोसेस, ओके, एंड ऑल अदर टाइम्स आर नॉन वैल्यू एडेड। वेट टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, मूव टाइम एंड क्यू टाइम। बेटा आप जितनी मर्जी दफा इंस्पेक्शन करते रहो, क्या चीज की कीमत बढ़ जाती है? भाई आपने गलत बनाई है या सही उसमें कंटेंट्स नहीं डाले, आप अपनी इंस्पेक्शन कर रहे हो। इंस्पेक्शन करने से किसी चीज की वैल्यू नहीं बढ़ जाती। कस्टमर को तो चीज सही चाहिए, बेशक आप इंस्पेक्शन करके दें या विदाउट इंस्पेक्शन दें। विदा बेहतर बजाय आप वेट करा के दें या मूव करा के दें या क्यू टाइम करा के दें, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, प्लांट मैनेजर है, सीईओ है, एमडी है, उसने क्या करना है बेटा, नॉन वैल्यू एडेड टाइम को खत्म करना है और वैल्यू एडेड टाइम को इफेक्टिव बनाना है। इससे भी आइडल टाइम को निकालना है। ठीक है बेटा, ये जब चीजें करोगे ना आप, जब भी आप अच्छे सीएफओ, अच्छे एमडी बनोगे। आपको क्या करना चाहिए, कस्टमर ऑर्डर मिला, फौरन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए और इंस्पेक्शन और मूव और ये क्यू इनको खत्म कर दो, बस प्रोसेस हो और बिक जाए। जैसे हमने यहाँ क्या बात की थी, थ्रूपुट क्या है बेटा, द रेट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू सेल्स। जल्द अज जल्द रॉ मटेरियल को सेल्स में कर दो, रादर देन कि आप इंस्पेक्शन में टाइम जाया कर रहे हो, क्यू में टाइम जाया कर रहे हो, मूव में टाइम जाया कर रहे हो एंड सो ऑन। ओके, तो आपको पता लग गया, वन इज डिलीवरी साइकिल टाइम एंड वन इज थ्रूपुट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एंड सो ऑन। तो डिलीवरी साइकिल टाइम क्या है बेटा, वेट टाइम प्लस थ्रूपुट टाइम। दिस इज वेट टाइम एंड दिस इज आल्सो फुल थ्रूपुट टाइम। तो डिलीवरी साइकिल टाइम है बेटा वेट टाइम प्लस थ्रूपुट टाइम। ओके, अच्छा अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, आए इसको देखते हैं बेटा। इसके बाद एक और चीज आएगी, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। क्या आएगी, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। इसका ये फार्मूला है, वैल्यू एडेड टाइम दैट इज प्रोसेस टाइम डिवाइड बाय थ्रूपुट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। कि आपके पूरे जो थ्रूपुट का टाइम है उसमें से वैल्यू एडेड टाइम दैट इज प्रोसेस टाइम कितना है, हमें उससे गर्ज है। ओके, आए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं जिसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल दी गई है। Novex company keeps careful track of the time to complete customer orders. During the most recent quarter, the following average time were recorded per order. अभी जो हमारे ऑर्डर्स गुजरे हैं लास्ट क्वार्टर में, उसमें हमारा ये टाइम लगा है। ठीक है बेटा, क्या टाइम लगा है, वेट टाइम हमने लगाया 17 दिन। सिर्फ वेट ही करते रहे भाई काम शुरू करने में। इंस्पेक्शन में लगा दिए 0.4 डेज, प्रोसेस में लगाए 2 दिन, मूव में लगाए 0.6 डेज एंड क्यू में लगाए 5 डेज। ओके, समझ गए भाई बात। तो बेटा इसमें वैल्यू एडेड टाइम कितना है, शाबाश। जो बताएगा ना 2 डेज, उसका आंसर मैं सही मानूंगा, सिर्फ 2 लिखने से नहीं मानूंगा। ठीक है, आपने यूनिट जरूर साथ लिखना है बेटा, वरना कोई नंबर नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा बेटा ये हो गया वैल्यू एडेड। तो जरा बताएं नॉन वैल्यू एडेड कितना है।
शाबाश बेटा, 23 डेज। अब मुझे कोई बताएगा डिलीवरी साइकिल टाइम कितना है? डिलीवरी साइकिल टाइम। शाबाश बेटा, वेरी गुड। देखो जमील मुमताज, अब आप तेज हो गए ना, महाकुल साहब भी तेज हो गए, अतीब साहब भी तेज हो गए हैं। ऐसे तेज तेज चलना है। यू हैव टू डिफीट इंडिया। शाबाश नाइला, बिलाल सिद्दीकी, सादिक साहब, वेरी गुड। अली हैदर साहब, आपका 8 कैसे आ रहा है भाई? मैंने पूछा है डिलीवरी साइकिल टाइम। डिलीवरी साइकिल टाइम भूल गए? अभी तो बताया था भाई। ये रहा, वेट टाइम प्लस थ्रूपुट टाइम। ठीक है। अच्छा जी, थ्रूपुट टाइम भी तो यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको। देखो वेट टाइम ये हो गया, और थ्रूपुट ये सारा टाइम होता है। तो आए, हमने ये भी आपसे क्वेश्चन किया है कि वेट टाइम बता दिया आपने, वैल्यू एडिट टाइम बता दिया, नॉन वैल्यू एडिट बता दिया। अच्छा, थ्रूपुट टाइम भी तो बताएं, थ्रूपुट टाइम कितना आएगा बेटा? शाबाश, 8 डेज। अली हैदर साहब, आपने ये थ्रूपुट टाइम बताया है, तो डिलीवरी साइकिल टाइम कितना है बेटा? डिलीवरी साइकिल टाइम 9। डिलीवरी साइकिल कब स्टार्ट होता है? तो बेटा ये है डिलीवरी साइकिल टाइम, यहां से लेके यहां तक, इसके अंदर सारे टाइम आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारा नायाब साहिबा, आपने कहा है 12.5 डेज, ये क्या बताया आपने? ठीक है, शाबाश बेटा। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। अब आप जरा ये फार्मूला आपने देख लिया था ना, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, तो ये भी बताएं जरा क्या आ रही है? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या आ रही है? 12.5%। वेरी गुड। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आ रही है 12.5। कैसे आएगी बेटा? प्रोसेस टाइम, दैट इज 2 डेज, एंड डिवाइड बाय मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम्स। ठीक है। 12.5 नहीं आएगा बेटा, दैट शुड बी 25%। जी जमील मुमताज साहब, वेरी गुड। अतीब साहब, दोबारा गौर करें। 23 डेज थे नॉन वैल्यू एडिड। शाबाश, 25%, वेरी गुड। तो बेटा इसका जो है ना मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आएगी 2 डेज डिवाइड बाय 8 डेज। ठीक है, ये तो वेट का टाइम निकल गया ना, बाकी ये सारा टाइम जो जमा करेंगे तो ये बनेगा 8। आए इनके आंसर देख लेते हैं। वो आपसे कह रहा है कंप्यूट द थ्रूपुट टाइम। तो थ्रूपुट टाइम क्या होता है बेटा? प्रोसेस टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, मूव टाइम एंड क्यू टाइम। थ्रूपुट टाइम आ गया 8 डेज। कंप्यूट द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आती है वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय थ्रूपुट टाइम। 2 डेज डिवाइड बाय 8 डेज, दैट इज 0.25। और वी कैन से इट are typical order is usually being worked only 25%। ठीक है, 75% टाइम हम क्या कर देते हैं? जाया कर देते हैं। What percentage of the production time is spent in non value added activities? तो वैल्यू एडेड में हो रही है 25, तो रिमेनिंग होगी बेटा 75 इन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। देखो कितना बड़ा टाइम आपका नॉन वैल्यू एडेड में जा रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग करते हो। अब हम देखो, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरे हफ्ते में कितने दिन पढ़ते हैं? 6 घंटे पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम पूरे हफ्ते में 3 दिन पढ़कर टोटल 6 घंटे पढ़ते हैं। बाकी कितने घंटे बच गए आपके बेटा? एक वीक में होते हैं 168 आवर्स, और आप मुझे सिर्फ देते हैं 6 घंटे। तो 162 आवर्स आपके नॉन वैल्यू एडिड में जा रहे हैं।
तो अगर आप उतने घंटे पढ़ो तो फिर आप तो चैंपियन बन जाओगे भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो ये पता लग गया बेटा, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन टाइम इज स्पेंड इन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। ये वैल्यू एडेड में चली गई तो रिमेनिंग नॉन वैल्यू एडेड में। कंप्यूट द डिलीवरी साइकिल टाइम, वो हमने देखा था कितना आ रहा था, 25 डेज। तो बेटा ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया है गैरेजन नोरिन से, और यही सेम एक दफा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, सेम क्वेश्चन। और अगर आपने ये डिफरेंट बुक्स नहीं पढ़ी होंगी तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता। ठीक है, तो हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज इस बुक से गैरेजन नोरिन से क्या क्या पढ़ा है बेटा। ये डायग्राम पढ़ी और आपने इसमें देख लिया है कि कौन सा वैल्यू एडिड टाइम है और कौन सा नॉन वैल्यू एडिड टाइम है। ओके, अच्छा बेटा, अब जब ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो इसका फायदा क्या होगा आपको। ठीक है, आए मैं आपको दिखाता हूँ आपको फायदा क्या होगा। ये मैं आ गया हूँ जॉब वैकेंसीज इंफॉर्मेशन में। ठीक है बेटा, ये आईसीएमए की वेबसाइट पे हर हफ्ते की जॉब्स अपडेट होती हैं। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। चीफ फाइनेंस ऑफिसर, CFO, सैलरी 400,000, negotiable according to qualification and experience। ये दिस इज जस्ट अ सैलरी प्लस बेनिफिट्स इसके अलावा है। ठीक है, कितना एक्सपीरियंस मांगा है, 10 years। ठीक है बेटा, और आ जाओ। डिप्टी मैनेजर, डिप्टी फाइनेंस मैनेजर, एक असामी, इसके लिए मांगा है ACCA। ठीक है, ACM में MBA फाइनेंस, 5 साल का तजर्बा। ठीक है, आपको डिप्टी मैनेजर फाइनेंस बना देगा। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर वर्क्स ऑडिट, ये अब ये इस वीक की बता रहा हूँ। ठीक है ना, अभी और देखते जाते हैं। चीफ इंटरनल ऑडिटर ACM में। चीफ फाइनेंस ऑफिसर ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन। ठीक है बेटा, डायरेक्टर फाइनेंस, एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कहाँ पे, OGDCL में। ठीक है बेटा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लाहौर नॉलेज पार्क में। तो आपके लिए बेटा ये सारी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, MD, CEO, ये सब MP2 स्केल फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, ये सब आपके लिए अवेलेबल है। आई एम ऑल्सो अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट राइट नाउ। ठीक है, तो आपको ये जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं ये आपने समझनी है और यही कल जाके वहां पे अप्लाई करनी है। ओके, अच्छा बेटा, अब ये क्वेश्चन है, दैट इज नवंबर 2018, ये भी आ चुका है थ्रूपुट से मुतल्लिक। ठीक है, क्वेश्चन को देखें और इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा आपको बता रहा हूँ महातकुल साहब कि आप ये करेंगे तो क्या मंजिल है आपकी। CMA कहलाता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्वालिफाइड और ACMA कहलाता है एसोसिएट मेंबर। जब आप ICMA कर लेते हैं बेटा और आपके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होता है तो ICMA आपको मेंबरशिप देता है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएट मेंबरशिप। और जब आपके पास ACMA यानी मेंबरशिप होने के बाद
फर्दर 5 ईयर्स का या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपको मिलता है FCMA, दैट इज फेलो मेंबर ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ठीक है, वो आप उस वक्त बनते हैं जब आपके पास इतनी ग्रिप हो जाती है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट स्ट्रक्चर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स और अकाउंटिंग सिस्टम बना सकें। एनीवे, क्वेश्चन को देखते हैं। अल्फा कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स A, B and C. The relevant detail of each product is as under. Product A, B, C, सेल प्राइस आ गई, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई, मंथली सेल्स डिमांड आ गई, और टाइम रिक्वायर्ड ऑन द बॉटलनेक रिसोर्स पर यूनिट 5 आवर्स चाहिए, 4 आवर्स चाहिए एंड 3 आवर्स चाहिए। There are 176,000 total hours available each month. Calculate the monthly optimum production mix and total monthly contribution in monetary terms. तो बेटा जिस तरह के क्वेश्चन अभी हमने किया था तकरीबन उससे मिलता जुलता ये है ये। तो आप पहले हम निकालें ए का थ्रूपुट कितना आ रहा है, बी का थ्रूपुट कितना आ रहा है और सी का थ्रूपुट कितना आ रहा है। ओके, और बॉटलनेक रिसोर्स क्या है हमारा, टाइम रिक्वायर्ड। इसमें 5 आवर्स रिक्वायर्ड है, इसमें 4 आवर्स रिक्वायर्ड है, इसमें 3 आवर्स रिक्वायर्ड है। तो पहले हम थ्रूपुट निकालेंगे फॉर ए, फॉर बी एंड सी, और दिस इज फॉर पर यूनिट आ गई। फिर उसके बाद निकालेंगे पर आवर और उसकी बेसिस पे हम रैंकिंग करेंगे। ए का आ गया बेटा कितना 7500, बी का आ गया 5000 और सी का कितना आ गया 6000। ठीक है, ए का आपका आ गया 7500 पर यूनिट, बी का आ गया 5000 पर यूनिट और सी का 6000। ये आ गया आपके पास पर यूनिट। हमने पर निकालना है पर आवर, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर हमारा है आवर्स। ठीक है बेटा, आए इसका आंसर भी आपको दिखाते जाते हैं। ठीक है, 5625 आएगा। मैं वो उसको राउंडिंग कर रहा था। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं इसका आंसर देख लेते हैं। आइए, दिस इज द आंसर। 15,000 माइनस 7,500 थ्रूपुट पर यूनिट आ गया। दिस इज थ्रूपुट पर यूनिट एंड दिस इज थ्रूपुट पर यूनिट। इसको चाहिए 5 आवर, इसको चाहिए 4 आवर, इसको चाहिए 3 आवर्स। हमने आवर से डिवाइड किया तो पता लगा कि पर आवर हम कितना कमा रहे हैं। सबसे ज्यादा कमा रहे हैं बेटा हम सी में, फिर कमा रहे हैं ए में और फिर कमा रहे हैं बी में। ओके, जरा क्वेश्चन पे वापस आता हूं। आप मुझे जरा ये बताएं, अगर हम तीनों प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम मंथली डिमांड्स के मुताबिक बनाएं तो हमें कितने आवर्स चाहिए टोटल। जी बेटा, कितने आवर्स चाहिए। आंसर आया अतीब साहब की तरफ से 200 आवर्स, 200,000 आवर्स। जबकि हमारे पास अवेलेबल कितने बेटा 176,000 आवर्स। तो हमारे पास आवर्स कम है ना, तो ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर हो गया। और हम इसको जाके देखते हैं कि अब हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ तक ये पहला पार्ट समझ आ गया आपको सबको। अब हम कर रहे हैं सी को हम सारा का सारा बना देंगे। सी के कितने नंबर ऑफ यूनिट थे 25,000, तो सी को सारा बना देंगे 25,000। कितने आवर्स लगते थे बेटा इसके ऊपर 3 आवर्स, तो 75,000 आवर्स हमारे यहाँ लग गए। और पर आवर हमारा कंट्रीब्यूशन था 1,875। इससे मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया फ्रॉम सी। ओके, देन हमने ए को बनाना है। ए की डिमांड हमारी कितनी है 15,000। ठीक है, तो 15,000 मल्टीप्लाई में हर एक पे लिखते हैं 5 आवर्स, टोटल आवर्स आ गए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर आर कितना था 1500, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ओके, तो बेटा हमारे पास अब कितने आवर्स रह गए, हमारे पास टोटल थे 176,000 आवर्स। ठीक है, 75,000 इस पे लग गए, 75,000 इस पे लग गए, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 26। और ए को बनाने पे बी को बनाने पे लगते हैं 4 आवर्स। तो 26,000 डिवाइड बाय जब 4 करेंगे तो 6,500 यूनिट्स हम बना सकते हैं बी के। जबकि इसकी डिमांड देखी जाए तो थी 12,500।
लेकिन हम बना सकते हैं 6500, और इसके हर एक आर के ऊपर हमारा है थ्रूपुट 1250। जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सी का, ए का और बी का, और टोटल आगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन 285,625,000। ओके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमसे मांगा गया था क्या, कैलकुलेट द मंथली ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन इन मॉनेटरी टर्म्स। तो इन मॉनेटरी टर्म्स में हमारे पास ये आ गया। अब आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो। जी बेटा, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो 1-2 मिनट है हमारे पास। जी ठीक है बेटा। आज हमने पढ़ा है बेटा सीमा P1 से, गैरिजन नोरीन से, और ACC F5 से। वहां पे जाके आप कंट्रोल F करेंगे ना थ्रूपुट, तो आपको ले जाएगा गैरिजन नोरीन, सीमा P1 एंड ACC F5। और 5 पेपर्स का हमने क्वेश्चन किया है नवंबर 2018 का। इंशाल्लाह कल हम और क्वेश्चंस करेंगे, इंशाल्लाह सितंबर में हो जाएंगे बेटा। जी बेटा, बिलाल सदीकी साहब देखें, क्वेश्चन में आपको बताया गया कि हमने इतनी डिमांड है हमारी, और ये हर एक पे आर्स रखते हैं, तो 15,000 इंटू 5, 12,500 इंटू 4, 25,000 इंटू 3, ये करेंगे तो आपके पास 200,000 आ जाएगा। पेपर बेटा कल होंगे, और कल कभी आई नहीं, और कल रोज अभी आती है, तो आप पेपरों का इंतजार नहीं करो, आप पढ़ाई शुरू कर दो। जी बिलाल सदीकी साहब, समझ आ गया कि 200,000 कैसे आ रहा है? गुड। एनी क्वेश्चन बाय रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स? ठीक है बेटा, फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।